Hello students, welcome to physics quantum classes. In this video, we will discuss a very important topic, bits in webs for class 11 physics, neet, IIT JEE and other plus 2 level entrances of chapter 15, NCERT new book, chapter 14, webs. It is part 4 of this chapter, that is webs. First of all, we have to define bits. The phenomenon bits is the result of interference of two sound waves of equal amplitude but of slightly different frequencies. बिट्स की घटना, बिट्स का फेनोमेनन, टू साउंड वेव्स जिनके एम्पलीट्यूड इक्वल होते हैं बट उनके फ्रीक्वेंसीज में स्लाइटली डिफरेंस होता है एंड बोथ फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस 10 हर्ट्ज के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज बिट्स सुनाई नहीं देगा, बिट्स हर्ट नहीं किया जा सकेगा. तो जब दो साउंड वेव्स, टू साउंड वेव्स जिनके एम्पलीट्यूड इक्वल होते हैं बट उनके फ्रीक्वेंसीज में स्लाइटली डिफरेंस होता है, थोड़ा अंतर होता है एंड बोथ वेव्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं ऑन द सेम लाइन, तो जब दोनों साउंड वेव्स एक दूसरे से सुपर इंपोज करते हैं, एक दूसरे से अध्यारोपित होते हैं, एक दूसरे से मीट करते हैं, मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड का अल्टरनेटली, टाइम के साथ अल्टरनेटली राइज एंड फॉल होता है और वैक्सिंग एंड वाइनिंग होता है. तो साउंड की रिजल्टेंट इंटेंसिटी में टाइम के साथ अल्टरनेटली राइज एंड फॉल के इस फेनोमेनन को, इस घटना को बिट्स कहा जाता है. राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ बिट्स. द फेनोमेनन ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ साउंड और वैक्सिंग एंड वाइनिंग ऑफ साउंड अल्टरनेटली विथ टाइम when two sound waves of equal amplitude but of nearly same frequencies or slightly difference in frequencies, say a small n1 and a small n2, traveling along the same line and in the same direction, superimpose each other, is called bits. One rise and one fall in the intensity of sound forms one beat. One beat का फॉर्मेशन होता है जब साउंड का रिजल्टेंट इंटेंसिटी में एक राइज एंड एक फॉल होता है. फॉर्मेशन ऑफ बिट्स को फिगर 1C में रिप्रेजेंट किया गया है. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में y इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हेन टू साउंड वेव्स सुपरइम्पोज्ड ईच अदर. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y है जिसे y एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट किया गया है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को, एंड टाइम को x एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट किया गया है. व्हाइल इन फिगर 1A एंड इन फिगर 1B displacement time graph of two sound waves producing from two sound sources are shown in figure 1 and figure 1B. Figure 1A represents displacement time graph for the first sound wave producing from
producing from the first sound source, and while figure 1b represents displacement time graph for the second sound wave producing from the another source of sound, another source of sound. At time t1, at time t1, both waves are in same phase. That is, the crest, that is uppermost position of the wave, coincides at time t1 in figure 1a and figure 1b. फिगर 1a एंड फिगर 1b में, जिसमें कि टू साउंड वेव्स के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि साइनसॉइडल और सिंपल हार्मोनिक वेव मोशन के द्वारा। तो इसमें दोनों डायग्राम में, फिगर 1a एंड फिगर 1b में, t1 टाइम पर दोनों वेव्स का क्रेस्ट एक लाइन में है। तो जब दोनों साउंड वेव्स, बोथ साउंड वेव्स के क्रेस्ट से क्रेस्ट और ट्रॉ से ट्रॉ कॉन्साइड करेंगे, तो इसे सेम फेज में सुपरपोजिशन होने पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड t1 टाइम पर देखा जा सकता है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड और एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव वह मैक्सिमम हो गया, जबकि t2 टाइम पर बोथ वेव्स, फर्स्ट फिगर 1a में फर्स्ट साउंड वेव का क्रेस्ट सेकेंड फिगर 1b में सेकेंड साउंड वेव के ट्रॉ से कॉन्साइड करता है। t2 टाइम पर देखा जा सकता है डायग्राम में, फर्स्ट साउंड वेव का क्रेस्ट सेकेंड साउंड वेव का ट्रॉ के सामने है। तो इस सिचुएशन में जब दोनों साउंड वेव्स का क्रेस्ट से ट्रॉ एक दूसरे से सुपर इम्पोज होगा अपोजिट फेज में, तो अपोजिट फेज में यहाँ इंटरफेरेंस होगा, जिसके कारण रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड में फॉल होगा, जिसे यहाँ देखा जा सकता है। इस फॉल को t2 टाइम पर देखा जा सकता है फिगर 1c में, जो कि रिजल्टेंट वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। अगेन एट टाइम t1, टाइम t3, both at time t3, crest positions of both sound waves coincide when two waves superimposed, when two waves are superimposed, they will meet in the same phase at time t1। देखा जा सकता है t1 टाइम पर बोथ साउंड वेव्स का क्रेस्ट से क्रेस्ट कॉन्साइड कर रहा है, सेम लाइन में है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, फिर यहाँ इंटरफेरेंस दो बोथ साउंड वेव्स का सेम फेज में होने से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी साउंड का वह उसमें राइज होगा, जिसे इस डिस्प्लेसमेंट फिगर 1c में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, रिजल्टेंट वेव के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है इस राइज को। यहाँ पर राइज है, पीक ऑब्टेन हो रहा है, यहाँ भी राइज है t1 टाइम पर, जबकि t2 टाइम पर बोथ वेव्स, फर्स्ट साउंड वेव का क्रेस्ट दूसरे साउंड वेव के ट्रॉ से कॉन्साइड किया है, जिससे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम हो जाता है t2 टाइम पर, जिसे इस ग्राफ में फिगर 1c में रिप्रेजेंट किया गया है। इस पॉइंट t2 टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का, वह क्या है, वह 0 हो जाता है और बहुत स्मॉल हो जाएगा। उस सिचुएशन में साउंड की इंटेंसिटी में फॉल होता है एट t2 टाइम पर। तो इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग फॉल है। फिर नेक्स्ट टाइम t3 में जब बोथ वेव्स का क्रेस्ट से क्रेस्ट कॉन्साइड करता है सुपर इम्पोजिशन के बाद, तो दोनों सेम फेज में इंटरफेरेंस होने से जो एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो मैक्सिमम होगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होगा, जिसके कारण फिर यहाँ पर पिक ऑब्टेन हुआ है इस ग्राफ में, जो कि राइज इन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। फिर फर्दर t4 टाइम पर जब फर्स्ट साउंड वेव का क्रेस्ट दूसरे साउंड वेव के सेकेंड साउंड वेव से, फिगर 1b में सेकेंड साउंड वेव के ट्रॉ से कॉन्साइड करता है, फिगर 1a का साउंड वेव का ट्रॉ का
ड्रॉ टाइम t4 पर फिगर 1b के साउंड वेव के ड्रॉ से कोइंसाइड करता है, उसके सामने है। तो सुपरपोजिशन के बाद जब बोथ साउंड वेव्स एक दूसरे से मीट करते हैं अपोजिट फेजेज में, फर्स्ट वेव का क्रेस्ट दूसरे सेकेंड साउंड वेव के ड्रॉ से कोइंसाइड करता है, तो उस सिचुएशन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है साउंड वेव का भी, एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है। दैट इज अगेन देयर इज फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड फर्दर। फिर राइज होगा रिजल्टेंट साउंड की इंटेंसिटी में, फिर फॉल होगा। इस प्रकार से टू साउंड वेव्स जिनके एम्पलीट्यूड इक्वल्स होते हैं बट उनके फ्रीक्वेंसीज में स्लाइटली डिफरेंस होता है, that is nearly same frequencies and that difference is smaller than 10 Hz, and both waves जब सेम लाइन में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, जैसा कि देखा जा सकता है फिगर 1a एंड फिगर 1b में, फिगर 1a एंड फिगर 1b में बोथ वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, एंड जब सुपर इम्पोज करते हैं दूसरे से मीट करते हैं सेम फेजेज एंड अपोजिट फेजेज में, तो अल्टरनेटली साउंड की इंटेंसिटी में राइज एंड फॉल होता है, एंड इस फेनोमेनन को बीट कहा जाता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड बीट्स। सो फॉर्मेशन ऑफ बीट्स इज शोन इन फिगर 1c। नाउ वन राइज इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड वन फॉल, दैट इज वन राइज एंड वन फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वन राइज एंड वन फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर्म में beat, and other rise and fall in intensity of sound will produce another beat. So in this diagram, that is figure 1c, two beats are formed and further more beats will be formed if this process is repeated further. इस प्रकार जब साउंड की रिजल्टेंट इंटेंसिटी में एक राइज एंड एक फॉल मिलता है, एक फॉल होता है, तो दोनों को मिलाकर के एक बीट का फॉर्मेशन होता है। एंड द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। पर सेकेंड जो नंबर ऑफ बीट्स हर्ट किया जाता है उसे बीट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, एंड बीट फ्रीक्वेंसी से कैपिटल एन इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ two sound waves. So beat frequency is the number of beats heard per second is equal to difference in the frequencies of two sound waves. So write down beat frequency say capital N is equals to a small n1 minus a small n2, that is difference in the frequencies of two sound waves. N1 is the frequency of first sound wave, while N2 is the frequency of second sound wave. Say N1 is slightly greater than N2, that is a smaller, that difference in two frequencies should be smaller than 10 Hz, otherwise we will not heard beats. So beat frequency capital N equals to a small n1 minus a small n2, that is difference in the frequencies of two sound waves. नाउ एनालिटिकल और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बिट्स। अब हम लोग बिट्स का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे एंड ऑब्टेन करेंगे कि बीट फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन बोथ साउंड वेव्स के और टू साउंड वेव्स के फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस के इक्वल होता है, दैट इज अ स्मॉल n1 माइनस अ स्मॉल n2। Suppose two plane progressive waves producing from two sound sources
travel along the same direction in a medium, say air, the amplitudes of two sound waves are equal. That is, say A1 equals to A2, a small a1 is equal to a small a2 equals to a, but slightly different frequencies, a small n1 and a small n2. When two progressive waves travel in a medium, the medium particles will displace from their equilibrium positions. So displacement of a medium particle due to both waves separately, both sound waves separately are, say, y1 and y2. So we can write the displacement of a medium particle due to both waves as y1 equals to a small a sine 2 pi n1, a small n1 into t, where n1 is the frequency of first sound wave and y1 is the displacement of a medium particle due to the first sound wave producing from a sound source. While displacement of the same medium particle due to the second sound wave producing from the another source can be expressed as y2 is equal to a sine 2 pi a small n2 into t. Suppose it is equation number 2 and y1 equals to a sine 2 pi n1 t is equation 1. y1 is the displacement of a medium particle due to travel of due to propagation or travel of the first sound wave from a sound source. तो y1 y2 एक ही मीडियम पार्टिकल का सपोज किया जाए, किसी मीडियम पार्टिकल का बोथ साउंड वेव्स के ट्रेवल के कारण, जो कि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो उसके कारण किसी मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है बोथ वेव्स के कारण सेपरेटली अलग अलग y1 एंड y2 एट एनी इंस्टेंट t, किसी टाइम t पर. सो डिस्प्लेसमेंट of a medium particle due to the first sound wave is y1 equals to a sine 2 pi n1 t, while the displacement of the same medium particle due to the second sound wave is y2 equals to a small a sine 2 pi n2 t, where n1 and n2 are nearly equal. That is, there is slight difference between two frequencies and n1 is slightly greater than n2, while amplitude of both sound waves is the same, that is a small a. Now using the principle of superposition or superposition principle for sound waves, the resultant displacement of the medium particle y equals to y1 plus y2. y1 is a sine 2 pi a small n1 into t, and y2 is a small a sine 2 pi a small n2 into t. n1 फर्स्ट साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है, n2 सेकेंड साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है. बोथ फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस बहुत ही स्मॉल है. 10 हर्ज से कम ही डिफरेंस होना चाहिए बोथ साउंड वेव्स के फ्रीक्वेंसीज में, अदरवाइज बिट्स को हर्ट नहीं किया जा सकेगा. क्योंकि उस सिचुएशन में जब फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से अधिक होगा तो राइज एंड फॉल को, रिजल्टेंट इंटेंसिटी में के राइज एंड फॉल को डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट होगा. नाउ a is common in both terms, so it is a small a out of the bracket sine 2 pi n1 into t plus sine 2 pi n2 t. स्मॉल ए जो कि बोथ वेव्स का इक्वल एम्पलीट्यूड है, तो यह कॉमन हो गया और इसे ब्रैकेट के बाहर किया गया.
Now you using the formula sin c plus sin d in the trigonometry, sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. So sin, in place of c it is 2 pi n1t, and in place of d it is 2 pi n2t. So sin c plus sin d, sin 2 pi n1t plus sin 2 pi n2t equals to 2 sin, it is 2 sin 2 pi n1t या प्लस 2 पाई n2t, 2 पाई t कॉमन हो जाएगा तो 2 पाई n1 प्लस अंडर ब्रैकेट n1 प्लस n2 ब्रैकेट क्लोज्ड, आउट ऑफ ब्रैकेट इट इज t अपॉन 2, it is upon 2 sin c plus d by 2 into cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 out of the bracket small t. Thus we have used the formula sin c plus sin d equals to 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Now we have y resultant displacement of the medium particle, y equals to 2a sin, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, साइन वाले टर्म में एंड कॉस वाले टर्म में भी. सो इट इज साइन 2a साइन पाई अंडर ब्रैकेट n1 प्लस n2 multiplied by t multiplied by cos pi under bracket n1 minus n2 into t. Therefore resultant displacement y equals to 2a cos pi n1 minus n2 into t multiplied by sin pi n1 plus n2 into t. And suppose it is equation number 3. This is the resultant displacement of the medium particles due to superposition of two sound waves traveling in the same direction. Resultant displacement of a medium particle due to both sound waves is 2 y equals to 2a cos pi n1 minus n2 t multiplied by sin pi n1 plus n2 into t, and say 2a cos n1 minus n2 t as capital A, that is resultant amplitude. So the resultant displacement is also a simple harmonic motion. So it is y equals to capital A sin pi n1 plus n2 t. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t, दैट इज y इक्वल टू a sin 2 पाई nt के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है. तो यहां पर भी उसी फॉर्म में यह एक्सप्रेशन है y इक्वल टू a sin pi अंडर ब्रैकेट n1 प्लस n2 into t. सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 4 एंड वेयर a equals to where 2a cos pi n1 minus n2 t equals to capital A, that is resultant amplitude of the resultant wave. जब टू साउंड वेव्स जो कि एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं एक दूसरे से सुपर इंपोज करेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेव का 2a cos पाई अंडर ब्रैकेट n1 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू t के इक्वल होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो उसके लिए कंडीशन होगा cos पाई n1 माइनस n2 t इक्वल्स टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल A के मैक्सिमम होने के लिए cos पाई n1 माइनस n2 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू t का वैल्यू प्लस माइनस 1 होना चाहिए. So for amplitude to be maximum we have, that is for maxima we have साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. तो फॉर मैक्सिमा we have cos
pi under bracket n1 minus n2 bracket closed into t is equal to plus minus 1. Therefore, we can write it as pi n1 minus n2 bracket closed into t equals to n pi, where n equals to n is an integer, that is n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. Or we can write it as 2n into pi by 2, that is even multiple of pi by 2. तो सिचुएशन में मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा मीन्स साउंड की इंटेंसिटी, दैट इज साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, दैट इज राइज होगा, साउंड की इंटेंसिटी में राइज होगा. तो ये कंडीशन पाई n1 minus n2 पाई अंडर ब्रैकेट n1 minus n2 t equal to n pi, since cos pi for maxima or for maximum intensity and for rise in sound we have cos pi n1 minus n2 into under bracket closed into t equal to plus minus 1. This factor should be plus minus 1 cos pi under bracket n1 minus n2 bracket closed into t of the term. This factor is of the resultant amplitude capital A given by equation 5. Cos pi under bracket n1 minus n2 into 2 जो फैक्टर है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो इक्वेशन 4 जो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो उसमें 2a cos pi n1 minus अंडर ब्रैकेट n1 minus n2 into t को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया गया है. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने का मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होगा उसमें राइज होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा. तो उसके लिए मैक्सिमा के लिए cos पाई अंडर ब्रैकेट n1 minus n2 ब्रैकेट क्लोज t into t का वैल्यू प्लस माइनस 1 होना चाहिए. तो जो कि cos का वैल्यू प्लस 1 से माइनस 1 के बीच में वैरी करता है. Therefore पाई n1 minus अंडर ब्रैकेट n1 minus n2 ब्रैकेट क्लोज into t equal to n pi, where n equal to 0, 1, 2, 3 and so on. cos 0 is equal to 1, cos pi is equal to minus 1, cos 2 pi is equal to plus 1. तो इस प्रकार जो वैल्यू होगा n का वैल्यू 0 से लेकर के 1, 2, 3 करने पर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन होगा. एंड नाउ टाइम t इक्वल्स टू पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा इस इक्वेशन में. देयरफॉर t इक्वल टू n अपॉन n1 minus n2. टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा इज t2 minus t1 equals to t1 minus t0 is equal to 1 upon n1 minus n2 second. So time interval between two successive maxima means rise in intensity of sound. Two successive maxima or two successive rise in intensity, in the resultant intensity of sound. So time interval between two successive maxima is given by t2 minus t1, t1 minus t0 और t3 minus t2, t3 minus t2, t4 minus t3. तो ऐसे इनका वैल्यू जब हम पुट करते जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, तो पार्टिकुलर टाइम मैक्सिमा के लिए पार्टिकुलर टाइम ऑब्टेन होगा. एंड टू सक्सेसिव मैक्सिमा के लिए जो टाइम इंटरवल होगा और टू सक्सेसिव मतलब राइज इन इंटेंसिटी के लिए, तो वह हो जाएगा कितना आएगा इस केस में t1 माइनस t0 भी 1 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 0 दैट इज 1 बाई n1 माइनस n2 सेकेंड. t2 माइनस t1 भी 2 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस n2, तो अभी 1 माइनस 1 अपॉन n1 बाई n1 माइनस n2 सेकेंड ही होगा. तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 minus n2 second time interval between two successive maxima, that is for rise in intensity of sound. So therefore beat frequency will be equal to 1 upon beat frequency n capital N is equal to 1 upon time interval, that is 1 upon 1 by n1 minus n2, that is n1 minus n2. Therefore beat frequency for rise in intensity of sound is, or for maxima is, beat frequency for maxima or rise in the resultant intensity of sound is equals to capital N equals to 1 upon time interval, that is time interval is 1 upon n1 minus n2
Second, we have obtained it. So 1 upon n1 minus n2, that is n1 minus n2. And bit frequency is equal to a small n1 minus a small n2, that is difference in two frequencies we have obtained for maxima or rise in the resultant intensity of sound. Say it is equation 7. Similarly, for minima or fall in the resultant intensity of sound, we can obtain the same result, that is bit frequency will also equal to n equals to n1 minus n2. So write down for minima we have cos pi n1 minus n2 resultant n1 minus n2 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू टी इक्वल्स टू 0. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के इक्वेशन में जो टर्म कॉस का टर्म है, तो कॉस पाई n1 माइनस n2 टी का वैल्यू जब 0 होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल ए भी मिनिमम होगा, एंड उस सिचुएशन में साउंड की रिजल्टेंट इंटेंसिटी में फॉल होगा. सो फॉर मिनिमा or fall in the resultant intensity of sound, we have cos pi n1 minus n2 bracket closed, out of the bracket it is t cos pi under bracket n1 minus n2 bracket closed into t should be equals to 0, so that amplitude of the resultant wave a will also equal to 0 or minimum, and cos pi under bracket n1 minus n2 bracket closed into t is equal to 0. Therefore pi n1 minus n2 bracket closed multiplied by t equals to 2n plus 1 or 2n minus 1 into pi by 2. 2n plus 1 into pi by 2, that is odd multiple of pi by 2. Cos pi by 2 is 0, cos 3 pi by 2 is equal to 0, cos 5 pi by 2 is equal to 0. So yes, कंडीशन सेटिस्फाई होगा जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल ए में cos पाई अंडर ब्रैकेट n1 माइनस n2 इंटू ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू टी टर्म प्रेजेंट है, तो उसका वैल्यू जब 0 होगा तब जाकर के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए भी इक्वल टू कैपिटल ए भी 0 हो जाएगा. तो उसके लिए कंडीशन फुलफिल करेगा 2n plus 1 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू पाई बाई 2, वेयर n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. जब n 0 पुट करेंगे इसमें तो 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1 इंटू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 होगा, तो कॉस पाई बाई 2 इक्वल टू 0. जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 cos 3 pi by 2 is also 0. When n is equal to 2, it is 2n plus 1 into pi by 2 is 2 into 2, that is 4 plus 1 into pi by 2, that is pi by into pi by 2, that is 5 pi by 2, cos 5 pi by 2 is equal to 0. तो कंडीशन फुलफिल होगा रिजल्टेंट मिनिमा के लिए और एंड साउंड की इंटेंसिटी में फॉल के लिए. Therefore we have time for मिनिमा इज t इक्वल्स टू पाई से पाई तो पहले कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड्स में. therefore t इक्वल टू 2n plus 1 divided by 2 into n1 minus n2. Second, this is the time for minima, that is fall in the resultant intensity, and now if putting n is equal to 0, 1, 2, 3 and 4, we will get time t0 equals to, putting n is equal to 0, we have 1 upon 2 n1 minus n2 second. If t is equal to 0, if t is equal to 1, then we will get for t is equal to 1, we will get t1 equals to
2 into 1, n की जगह 1 रखना होगा, 2 into 1 plus 1, that is 3/2 n1, 3/2 under bracket n1 minus n2. Putting n is equal to 2, we will get from this relation as T2 equals to, putting n is equal to 2 in this relation, we have T2 equals to 2 into 2, 2n plus 1, that is 2 into 2 plus 1, that is 4 plus 1, that is 5/2 n1 minus n2, 5/2 under bracket n1 minus n2 सेकेंड, या t इक्वल टू, मतलब n का वैल्यू 2 पुट करने पर यह पार्टिकुलर टाइम t2 होगा, जिस पर कि पार्टिकुलर टाइम जिस पर कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड में फॉल होगा, दैट इज मिनिमा के लिए यह टाइम हो गया। इसी ढंग से t3 के लिए n इक्वल टू 3 पुट करना होगा इस रिलेशन में, t इक्वल टू 2n plus 1 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट n1 माइनस n2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 2 into 3 plus 1, that is 3 into 2 6 plus 1 7/2 n1 minus n2, so and so on. So time interval for 2 successive minima or 2 successive fall in the intensity of sound is t1 minus t0 equals to t2 minus t1 is this time interval is equals to time interval, therefore time interval for 2 consecutive fall or minima in the intensity of sound is time interval is 3/2 under bracket n1 minus n2 minus 1/2 n1 minus n2, that is t1 minus t0, or t2 minus t1 is also 5/2 n1 minus n2 minus 3/2 n1 minus n2, that is 1/n1 minus n2 सेकेंड। तो जो हमने कंडीशन ऑब्टेन किया था, जो हमने टाइम इंटरवल ऑब्टेन किया था 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और 2 कंसेक्यूटिव राइज इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए, तो वही कंडीशन उतना ही टाइम इंटरवल 2 कंसेक्यूटिव 2 लगातार मिनिमा के लिए या 2 लगातार रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड में फॉल के लिए भी वही टाइम, उतना ही टाइम इंटरवल ऑब्टेन हो रहा है, दैट इज 1 upon n1 minus n2 सेकेंड। therefore bit frequency or bit frequency is equal to that is number of beats heard per second is equal to the bit frequency, and it will equal to 1 upon capital N equals to 1 upon time interval, that is 1 upon 1 by n1 minus n2, that is n1 minus n2. Therefore bit frequency for the minima or for the fall in the resultant intensity of sound, bit frequency is equal to the number of bits heard per second। जितना एक सेकेंड में बिट्स को हर्ट किया जाएगा वही बिट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो बिट फ्रीक्वेंसी कैपिटल N इज इक्वल टू, अगेन इट इज इक्वल टू n1 माइनस n2, दैट इज डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 साउंड वेव्स, n1 minus n2. We will again obtain the same result for bit frequency, same expression for the bit frequency for fall in frequency or for minima, bit frequency for fall in the resultant intensity of sound or for minima. Minima means fall in the resultant intensity of sound, which is also equal to n1, small n1 minus n2. Now we have to solve a problem based on bits. The problem is calculate the velocity of sound in a gas
in which two sound waves of wavelengths 1 meter and 1.01 meter produce 5 bits per second. किसी गैस में साउंड का वेलोसिटी भी ऑब्टेन करना है जब टू साउंड वेव्स जिनके वेवलेंथ्स 1 मीटर, लैम्डा 1 इक्वल टू 1 मीटर एंड लैम्डा 2 इक्वल टू 1.01 मीटर एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज्ड होकर, एक दूसरे से अध्यारोपित होकर, एक दूसरे से मिल करके एक सेकेंड में 5 बिट्स प्रोड्यूस करते हैं, 5 बिट्स पर सेकेंड. दैट इज बिट फ्रीक्वेंसी इज गिवन 5 बिट्स पर सेकेंड. wavelength of first wave is given, first sound wave is given, lambda 1 is equal to 1 meter, and wavelength of another sound wave is lambda 2 is equal to 1.01 meter. Now we have to solve it. Given lambda 1, wavelength of first sound wave 1 meter, first sound wave का wavelength 1 meter है, second sound wave का wavelength 1.0 meter है. दोनों sound wave एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करते हैं, एक दूसरे से अध्यारोपित होते हैं, मिलते हैं एक ही डायरेक्शन में मूव करके. तो इसके कारण बिट्स का फॉर्मेशन होता है. दैट इज साउंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड में अल्टरनेटली राइज एंड फॉल होता है, एंड एक राइज एंड एक फॉल मिल करके एक बिट का फॉर्मेशन होता है. The number of bits heard per second is 5 bits. That is bit frequency is also given 5. तो lambda 1 is equal to 1 meter, lambda 2 wavelength of second sound wave. Second sound wave का wavelength कितना है? It is 1.01 meter. And beat frequency capital N is equal to N1 minus N2, and it is 5 bits per second. एक सेकेंड में जितना बिट हर्ट किया जाएगा वह कितना है? 5 है. दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी. इसे बीट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 बिट्स पर सेकेंड. एक सेकेंड में हर्ट किए जाने वाला नंबर ऑफ बिट्स को बीट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जो कि कितना है? 5 है. सो कैपिटल N इज इक्वल टू 5 बिट्स पर सेकेंड. We have to calculate velocity of sound in the gas. हम लोगों को गैस में velocity of sound को obtain करना है. That is V equals to, say velocity of sound in a gas is, in that gas is V is equal to note of interrogation. इसे calculate करना है. Now using the formula for bit frequency, that is bit frequency capital N is equal to number of bits heard per second. That is, and it is equal to difference in the frequencies of two sound waves, that is N1 minus N2. अभी हम लोगों ने ऑब्टेन किया बिट्स का एनालिटिकल ट्रीटमेंट में कि बिट फ्रीक्वेंसी कैपिटल N इक्वल होता है बोथ फ्रीक्वेंसीज साउंड वेव्स के, टू साउंड वेव्स के, बोथ साउंड वेव्स के फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस के इक्वल होता है. दैट इज N1, स्मॉल N1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट साउंड वेव, एंड N2, स्मॉल N2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड साउंड वेव. दोनों का डिफरेंस बिट फ्रीक्वेंसी कैपिटल N हो गया, इक्वल्स टू N इक्वल्स टू N1 माइनस N2, और कैपिटल N इज गिवन, बिट फ्रीक्वेंसी इज गिवन 5 बिट्स पर सेकेंड. सो इन एलएचएस इट इज 5, N की जगह पर 5 रिप्लेस किया गया, इक्वल्स टू स्मॉल N1 माइनस स्मॉल N2. स्मॉल N1 फर्स्ट साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है, एंड N2 स्मॉल N2 सेकेंड साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड एंड वेवलेंथ रिलेशन है V इक्वल टू n lambda. Therefore n equals to frequency equals to velocity upon wavelength. Frequency n equals to velocity of sound upon wavelength lambda. So n1 is equal to v upon lambda 1 minus n2 equals to v upon lambda 2. वो टर्म्स में v प्रेजेंट है, तो v वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस को हम कॉमन कर लेंगे. तो v इज टेकन आउट ऑफ द ब्रैकेट इक्वल्स टू v अंडर ब्रैकेट 1 बाई lambda 1 minus 1 बाई lambda 2, and it is v multiplied by 1 by lambda 1 is equal to 1 meter minus 1 by lambda 2 is 1.01 meter. और in next term we have LHS is 5, that is bit frequency. 5 equals to v multiplied by 1 by 1, that is 1, minus 1 by 1.01 can be written as 100 by 101.
2 प्लेस पर डिसिमल है, डिनोमिनेटर में 1.01, तो न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर 1 अपॉन 1.01 कैन बी रिटन एज 100 अपॉन 101 एंड इट इज एलसीएम इसमें ब्रैकेट के अंदर के बोथ टर्म्स हैं 1 माइनस 100 अपॉन 101, एलसीएम 101 ही होगा, देयरफॉर 101 एलसीएम होने के बाद 101 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 101 माइनस 100 अपॉन 101 दैट इज 101 माइनस 100 न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 101, एलएचएस में 5 है, देयरफॉर 5 इक्वल्स टू v मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 101, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट गैस इज v इक्वल्स टू 101 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 505 मीटर पर सेकेंड. So velocity of sound in that gas is v equals to 101 multiplied by 5 cross multiplication से that is 505 meter per second. Answer. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel Physics Quantum Classes.